चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप अकाउंटिंग क्लास 12th में 36 मार्क्स का पूछता है और पहला चैप्टर हम लोगों को जो पढ़ना है वो पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स है। जब आप ये चैप्टर स्टार्ट करोगे पढ़ना तो कुछ थ्योरी है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के बारे में बताया है, मैक्सिमम पार्टनर्स, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एक्सेट्रा। हमें फोकस करना है अकाउंटिंग के ऊपर और ये वीडियोस हमने बनाया भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। तो हमारा फोकस पूरा कॉन्सेप्ट्स पे रहेगा। अकाउंटिंग जो है वो हमें करनी है पार्टनरशिप की, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप। बच्चों को दिक्कत एक्चुअली में कहाँ आती है? पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमने वहाँ पे भी ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री की थी और हम लोग यहाँ पे भी ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री करेंगे। हमारी लेजर पोस्टिंग वहाँ पे भी हुई थी और यहाँ पे भी होगी। हमारा ट्रायल बैलेंस वहाँ पे भी बना था, यहाँ पे भी बनेगा। हमारा ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे भी बनाना होगा और सोल प्रोप्राइटर में भी हमने सीखा था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें वहाँ भी बनाया था और यहाँ भी हम लोग बनाएंगे। बट बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा पार्टनरशिप को लेके, जो कि सोल प्रोप्राइटर में नहीं बनता था। अब एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होती है कि जो सोल ट्रेडर होते हैं वो एक सिंगल ओनर होते हैं, तो बिजनेस में जो भी नेट प्रॉफिट आता है ये नेट प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ इस सोल ट्रेडर के कैपिटल में जाके ऐड हो जाता है। बट पार्टनरशिप के केस में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होते हैं वो 2 होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो होते हैं वो 50 तक जा सकते हैं। तो इस सिनेरियो में जो नेट प्रॉफिट होता है ये नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है अकाउंटेंट को, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड होगा। जो भी पार्टनरशिप डीड में इन पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हो रखा है उसी एग्रीमेंट को फॉलो करके अपने इस नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब ये जो पार्टनरशिप डीड है इसको हम लोग आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं। अब दिक्कत क्या होती है कि ये जो 2 व्यक्ति आपस में पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किए हैं ये लोग कई बातों पे आपस में एग्रीमेंट करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके। जो व्यक्ति कंट्रीब्यूशन कर रहा है कैपिटल वो बिजनेस से इंटरेस्ट भी रिसीव करेगा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले। कुछ होंगे जो बिजनेस से सैलरी या कमीशन डिमांड करेंगे, तो इनके बारे में डीड में बातें लिखी होनी चाहिए, उसी के हिसाब से अपने उसकी अकाउंटिंग करेंगे। सैलरी और कमीशन के अलावा कुछ बातें होती हैं जिसमें लिखा होता है, पार्टनर्स एग्री करते हैं कि ये रिजर्व हम लोग मेंटेन करेंगे जिसको हम लोग बिजनेस के फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए यूटिलाइज किया जाएगा, और ये रिजर्व कोई भी पार्टनर फिलहाल नहीं बांटेगा, ये बिजनेस के ही बैंक अकाउंट में अलग से पड़ा रहेगा। तो ये बातें तो होती हैं प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। फिर आता है आपका PSR, जिसका मतलब होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट किस तरीके से बांटेंगे। यहाँ पे जो भी बातें हो रही हैं ये प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके हो रही है। प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को, प्रॉफिट एक है उसको अलग अलग नाम से पार्टनर्स आपस में बांटते हैं, जिसका एग्रीमेंट पार्टनरशिप डीड के एक एक पॉइंट्स में लिखा होता है, मेंशन्ड होता है, जो हमें अकाउंट बनाने में बहुत हेल्प करता है। इनके अलावा पार्टनरशिप में एक बातें और होती हैं जो कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, पर प्रॉफिट निकालने से पहले उनको भी प्रोवाइड करना ज़रूरी है, और ये जाता पार्टनर्स को ही है बट ये प्रॉफिट के नाम से नहीं जाएगा। जैसे पॉसिबल है कि कोई पार्टनर ने बिजनेस को ज़रूरत पड़ने पे लोन प्रोवाइड किया था, लोन प्रोवाइडेड टू फर्म,
जब फर्म की नीड थी। तो अब इस लोन पे पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब ये इंटरेस्ट किस रेट से मिलेगा, ये बातें भी डीड में होनी चाहिए। और ये जो है प्रॉफिट बिफोर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट, इसका एडजस्टमेंट हो जाना चाहिए। मतलब नेट प्रॉफिट जो आप बताओगे पार्टनर्स को, उससे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस हो जाना चाहिए। हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म को यूज करने के लिए दी है, फर्म को यूज करने को दी हुई है। तो ये फर्म जो है अब इस पर्सन को रेंट पे करेगा, और ये रेंट पे जो करेगा ये भी इसके प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। प्रॉफिट निकालने से पहले ये रेंट का एक्सपेंस माइनस हो जाना चाहिए। तो बेसिकली बातें ये आती हैं कि कुछ पॉइंट्स जो है बेटा, जो हम लोग पार्टनरशिप में पढ़ेंगे वो चार्ज कहलाएगा, और कुछ जो पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे वो एप्रोप्रिएशन कहलाएगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट निकालने के लिए कुछ चीजें हैं जो हमें कंपल्सरीली एडजस्ट करनी पड़ती है, जो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस होता है। ये कंपल्सरी है टू एडजस्ट बिफोर प्रोवाइडिंग या बिफोर कमिंग टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालने से पहले इनका एडजस्टमेंट जरूरी है। तो इसमें क्या क्या बातें आ गई? इंटरेस्ट ऑन लोन, हम लोग बाद में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप समझिए कि इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस के लिए क्या है? चार्ज है। दूसरा क्या हो गया? रेंट पेबल टू पार्टनर। अब ये रेंट जो पार्टनर्स को पे किया जा रहा है, ये पार्टनरशिप के डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टनरशिप के प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। प्रॉफिट निकालने से पहले रेंट क्लियर हो जाना चाहिए। मैनेजर्स कमीशन, अगर आपने बिजनेस में मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है तो उसकी सैलरी भी बिजनेस के लिए चार्ज होती है। अब चार्ज के लिए एक बात और इंपॉर्टेंट है कि ये जो एक्सपेंसेस है ये कंपलसरी है। मतलब अगर ये प्रॉफिट को तो रिड्यूस करेगी ही करेगी, प्रॉफिट को रिड्यूस करेगी, लेकिन अगर किसी केस में बिजनेस को लॉस हो रहा है, मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर ईयर में बिजनेस को 1 लाख रुपए का लॉस हो गया, है ना? 1 लाख रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो क्या हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन देने से बच सकते हैं क्या? क्योंकि अपने ही पार्टनर है, इनको इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए हम लोग टाइम मांग सकते हैं कि बेटा लॉस हो गया है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है बाद में ले लेना। लेकिन नहीं, क्योंकि ये चार्ज है, तो अगर 20,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो ये लॉस को इंक्रीज कर देगा। क्या करेगा? लॉस को इंक्रीज कर देगा। तो ये 1 लाख का लॉस ऑलरेडी था, 20,000 रुपए का इंटरेस्ट के ऊपर, जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगा, उसके वजह से हमारा लॉस जो हो गया वो बढ़ के कितना हो गया? 1,20,000। मतलब आपका प्रॉफिट घटेगा इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से, और लॉसेस होंगे तो वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की कहानी जो हमने अब सीखनी है, एप्रोप्रिएशन, ये है कि प्रॉफिट को किस तरीके से पार्टनर्स को बांटा जाएगा। तो कुछ पार्टनर्स सैलरी डिमांड करेंगे तो हमें उन्हें सैलरी देनी होगी। कुछ पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांड करेंगे तो हमें उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होगा। कुछ कमीशन डिमांड करेंगे तो हमें उन्हें कमीशन देना होगा। अगर उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग करने का कुछ रेशियो बना रखा है, किसी केस में आप देखोगे कि 1:1 का रेशियो है, किसी केस में आप देखोगे कि 2:1 का रेशियो है, तो जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उस रेशियो में हम लोग प्रॉफिट को बांट देंगे। बट ये सैलरी तब जाएगी व्हेनेवर देयर इज अ प्रॉफिट टू दी फर्म। फर्म को प्रॉफिट होगा तो सैलरी देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी सेम सिनेरियो, कमीशन का भी सेम सिनेरियो, और प्रॉफिट होगा तो बटेगा।
तो मतलब ये कि अगर किसी साल फर्म को 1 लाख का लॉस हो रहा है और ऐसे केस में मिस्टर ए सैलरी डिमांड करता है, मिस्टर ए सैलरी डिमांड करता है 1,20,000 पर एनम का, तो क्या आपको लग रहा है कि उसको सैलरी देनी होगी? सैलरी दूंगा मैं? बिल्कुल नहीं दूंगा, ये सैलरी नहीं जाएगी, बिकॉज फर्म का क्या हो गया है, लॉस, और लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन नहीं होता है। तो शायद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग की, कि ये जो चार्ज है ये कौन से अकाउंट में दिखेगा और ये एप्रोप्रिएशन कौन से अकाउंट में दिखेगा। एक फॉर्मेट हम लोग छोटा सा बना रहे पीएनएल अकाउंट का, एक फॉर्मेट हम लोग बना रहे हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन का। सबसे पहले आप जब भी क्वेश्चन पढ़ो और उसमें आपको इंटरेस्ट ऑन लोन या रेंट का आइटम दिया हुआ है, तो आप पहले एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। और यहाँ पे आपको बनाने आता ही है, 11th क्लास में हमने पढ़ा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है और इसका जो रूल होता है वो होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ये इनका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है ट्रेडिशनल रूल के हिसाब से। तो यहाँ पे आप ग्रॉस प्रॉफिट लेकर आते हो। ये ग्रॉस प्रॉफिट आपको याद होगा कि आप ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से उठा के लेकर आते थे। फिर यहाँ आप लिखोगे ऑल इनकम, आपने जो भी इनकम कमाया है, आपने इंटरेस्ट इनकम कमाया, आपने रेंटल इनकम कमाया, आपने कोई डिस्काउंट रिसीव किया, आपने कोई कमीशन रिसीव किया, ये सारे इनकम को आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। फिर आप यहाँ पे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, आपके सैलरी से रिलेटेड एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज़ को रेंट हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, मैनेजर्स की सैलरी हो गई, ये सब आप माइनस कर दोगे। उसके बाद जाके कहीं आपका नेट प्रॉफिट आता है, जो नेट प्रॉफिट बेटा आपको सवाल में बताया होता है, ठीक है। तो ये जो नेट प्रॉफिट है ये सवाल में आपको हमेशा बताया रहेगा कि बिजनेस ने क्या इस साल नेट प्रॉफिट कमाया है। बट आपको क्या दिक्कत आएगी? दिक्कत ये आएगी कि ये नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट का तो 11वीं क्लास में तुमने सीखा था, जो बता दिया है, पर ये नेट प्रॉफिट जो है बिफोर एडजस्टिंग, ये नेट प्रॉफिट हमेशा जो आपको दिया रहेगा बिफोर एडजस्टिंग टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप, टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप के टर्म में चार्ज भी आते हैं, कुछ चार्जेबल आइटम भी आते हैं और कुछ एप्रोप्रिएशन के भी आइटम आते हैं जो आपको सवाल में गिवन होंगे। तो जब आपके सवाल में गिवन होंगे तब आप ये वाला पीएनएल अकाउंट एक बार फिर से बनाओगे। ये पीएनएल अकाउंट तो बना बनाया है, ये 11th क्लास में जो पढ़ा था मैंने आपको पहले उसका रिवीजन करा दिया कि किस तरीके से 11th क्लास में आपने बनाया था। अब जो नेट प्रॉफिट एडजस्ट होने के पहले आपको दिया हुआ है, तब आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखोगे बिफोर एडजस्टमेंट, बिफोर एडजस्टमेंट। अब उसके बाद आप देखोगे कि आपके सवाल में क्या क्या दिया हुआ है। अगर इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है तो उसका कैलकुलेशन करोगे और आप उसको डेबिट साइड पे लिखोगे क्योंकि ये एक एक्सपेंस है। फिर आपके क्वेश्चन में अगर रेंट गिवन है तो आप रेंट अकाउंट लिखोगे, इस तरीके से इसको डेबिट साइड पे दिखाओगे और प्रॉफिट को एडजस्ट करोगे। फिर उसके बाद अगर कोई मैनेजर का कमीशन है तो बेटा वो यहाँ दिखाओगे और तब जाके जो नेट प्रॉफिट आएगा ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि अब बेटा इसमें से एप्रोप्रिएशन के जो आइटम्स हैं वो माइनस होंगे। तो ये आपको हर सवाल में बनाना पड़ सकता है अगर इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में गिवन है, रेंट क्वेश्चन में गिवन है और मैनेजर्स के कमीशन क्वेश्चन में गिवन है। अब हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए सारे बिजनेसेस को पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने की बेटा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन मेनली जो है ना वो पार्टनरशिप बिजनेस बनाता है।
अब इसमें सेम जिस तरीके से आप P&L अकाउंट बनाते थे वैसे ही इसका फॉर्मेट होगा। पर्टिकुलर्स लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे। रूल भी बेटा सेम, नॉमिनल अकाउंट का रूल यहाँ भी लगेगा। मैं तो कहता हूँ P&L अकाउंट का जो एक्सटेंशन होता है ना, वही P&L एप्रोप्रिएशन होता है। मतलब कई बार आपसे सवाल पूछेगा कि व्हाट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आप आंसर लिख के आ सकते हो कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे जो हमारा पहला आइटम जो ट्रांसफर होगा वो P&L अकाउंट से ट्रांसफर होगा, नेट प्रॉफिट जो आपने एडजस्ट किया था, मतलब ये वाला नेट प्रॉफिट, ए वाला नेट प्रॉफिट आप जो एडजस्ट किए थे इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करके, रेंट माइनस करके। अब आप इसको यहाँ पे प्लेस कर दोगे। यहाँ पे जो प्लेस करोगे ये हो जाएगा फर्म का इनकम जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा, फर्म का इनकम जो पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब क्या होता है बेटा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्म जो है ना वो पार्टनर्स को ड्राइंग्स अलाउ करता है, तो एज सच उस पे अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है तो अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। मतलब पार्टनर जो है वो फर्म को ब्याज देता है अगर वो 31 मार्च से पहले अपने एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स को विड्रॉ करके घर ले जाता है। तो अगर ए और बी ऐसा करता है तो ए और बी के ऊपर ब्याज चार्ज होगा, तो एक फर्म की दूसरी कमाई आ गई। तो मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया कि फर्म जो है वो दो इनकम कमाती है। एक तो वो जो बिजनेस कर रही है, अगर मान लेते हैं ये दुकान स्टेशनरी की है तो सो स्टेशनरी खरीद बेच करके ये कमा रही है, ये आ गया इसका नेट प्रॉफिट में। और दूसरा उसने जो पार्टनर्स को अलाउ किया है कि ब्याज, मतलब आप ड्राइंग्स कर लो और आप 31 मार्च को ब्याज दे देना, तो 31 मार्च को मैं जो उनसे ब्याज कमा रहा हूं ये भी मेरी एक दूसरी कमाई हो गई। अब ये फर्म जो दो कमाई गेन कर रहा है इसको पार्टनर्स के बीच में बांटेगा। अब पार्टनर्स के बीच में बांटने के लिए आपके हाथ में होना चाहिए एग्रीमेंट, मतलब आपके सवाल में दिए गए सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। तो अगर कोई पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांड कर रहा है और फर्म अलाउ करता है, बिजनेस का एग्रीमेंट अलाउ करता है कि आप कैपिटल के कंट्रीब्यूशन पे ब्याज दे दो, तो ए और बी जितने जितने ब्याज को वो कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने को, जो भी ब्याज उनका बनता है ये उनको दे देंगे। अब सैलरी की बात करते हैं, कमीशन की बात करते हैं। कुछ पार्टनर होंगे बेटा जो सैलरी मांगेंगे उनको सैलरी दे देंगे, कुछ पार्टनर होंगे जो कमीशन मांगेंगे उनको अपने कमीशन दे देंगे। अब क्या हो सकता है कि हमें जनरल रिजर्व बनाने के लिए सवाल बोल सकता है कि आप सर कुछ प्रॉफिट को सेट असाइड कर दो। कैसे हम लोग घरों में अपने महीने की सेविंग्स में से कुछ पैसे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के लिए साइड करके रख देते हैं कि अगर मुसीबत पड़ी तो इस्तेमाल करेंगे, नहीं मुसीबत पड़ी तो बेटा पैसे अपने ही हैं, वापस अपने को ही मोड़ के आ जाएंगे। तो ये रिजर्व का पैसा फर्म अपने ही बैंक अकाउंट में रखता है। उसके बाद बेटा जो प्रॉफिट बचता है उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये शब्द बहुत ज़रूरी है, मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें इस डिविजिबल प्रॉफिट को यूज़ किया गया है जनरल रिजर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप समझना कि जो प्रॉफिट कमाया गया है उसे नेट प्रॉफिट बोलते हैं। नेट प्रॉफिट में से ब्याज, सैलरी, कमीशन और रिजर्व हटाने के बाद जो पैसा किसी पर्टिकुलर नाम से नहीं बट रहा है, अब वो रेशियो में बटेगा, तो उसको अपने क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। और ये डिविजिबल प्रॉफिट जो भी रेशियो होगा सवाल का उस रेशियो में अपने बांट देंगे और यहां पे हमारा हो जाएगा टोटल। इसको इस तरीके से प्लेस कर देता हूं मैं, ये हो जाएगा हमारा बैलेंस। तो ये है बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आपको आज की सारी बातें समझ में आई होंगी। आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग एक एक पर्टिकुलर आइटम को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं ये हम लोगों ने सीखना है और फिर हमने इस लेक्चर्स को आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।